तो दोस्तों हमारे पास बेसिकली इतने टाइप्स की कॉलम होती हैं जो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसके बाद हम इनका कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम इन कंस्ट्रक्शन। मतलब कि कंस्ट्रक्शन करते हुए हमारे पास कितने टाइप्स की कॉलम होती है, कितनी तरीके की हम कॉलम्स का यूज करते हैं और कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्पफुल होगी जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे काम करते हैं या फिर स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में काम करते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड लगती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जैसे कि बकलिंग हो गया, क्रशिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि बकलिंग क्रशिंग क्या होती है और किस तरह से कॉलम में काम करती है या फिर कॉलम फेल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में ही नहीं पता चलेगा और भी बहुत सारी नॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलम की बात करें तो कॉलम के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है सेवरल कंडीशंस पे। मतलब कि अलग अलग कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है, जिसके यहाँ पे 5 फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं। तो 5 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन टाइप ऑफ शेप, based on type of loading, based on type of reinforcement, based on slenderness ratio and based on construction material। तो फ्रेंड्स इन 5 टाइप्स पे जो कॉलम के टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एक एक टाइप के बारे में। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलम के 5 फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे तो उसके भी यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर कॉलम की शेप के बारे में बात करेंगे तो उसकी भी 8 शेप होती है कॉलम की। और फिर लोडिंग के बारे में बात करेंगे तो लोडिंग में 3 तरह की कॉलम डिजाइन होती है। और अगर रेनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे तो उसकी भी 3 टाइप्स होते हैं। और सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करेंगे तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। और 5th पॉइंट आता है कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके भी अलग अलग तरीके से कॉलम डिजाइन होते हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 अभी इस वीडियो में क्लियर करके दिखाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सी कॉलम काम करती है और क्या होती है और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन शेप के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जनरली दिस टाइप ऑफ कॉलम आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि इस तरह की कॉलम जो होती हैं वो बेसिकली बिल्डिंग्स में यूज की जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर कॉलम को यूज किया गया है। और सेकंड पॉइंट आता है कि दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉलम। मतलब कि ये कॉलम बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है और इट इज़ मच ईजियर टू कंस्ट्रक्ट। मतलब कि कंस्ट्रक्शन करने में या फिर कास्टिंग करने में ये कॉलम बहुत ही आसानी से डिज़ाइन की जा सकती है, बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे किसी को स्क्वायर और रेक्टेंगल में कन्फ्यूजन है तो वो स्क्रीन पर देख सकता है कि स्क्वायर वो होता है जिस ऑब्जेक्ट की सभी डायमेंशन एक जैसी होती हैं और रेक्टेंगल वो होता है जिसकी 2 डायमेंशन सेम होती हैं और 2 डायमेंशन अलग होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे सर्कुलर कॉलम के बारे में। और आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये सर्कुलर कॉलम इस तरह से डिजाइन की जाती है। और अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें कि जनरली दिस टाइप ऑफ कॉलम ऑक्यूपाइड लेस एरिया। मतलब कि ये कॉलम जो होती है वो बहुत ही कम एरिया में कंज्यूम हो जाती है, बहुत ही कम एरिया में इसको हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज यूज्ड एज अ पायर। मतलब कि ये एक पायर की तरह यानी कि एक पिलर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। एंड मोस्टली वेयर इन देयर इज ट्रैफिक एक्सपेक्टेड। मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे हम इस टाइप की कॉलम्स को यूज़ करते हैं। एंड वी यूज मोल्ड्स टू कंस्ट्रक्ट इट। मतलब कि इस तरह की कॉलम्स को हम मोल्ड्स का यूज़ करते हैं। मोल्ड्स मतलब कि जैसा कि आप इस सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको मोल्ड्स लगा के कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे एल शेप कॉलम के बारे में। एल शेप कॉलम बेसिकली आर द कॉर्नर्स कॉलम विच आर यूज इन द कॉर्नर ऑफ बाउंड्री वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि जो एल शेप कॉलम होती है वो बेसिकली कॉर्नर की कॉलम्स होती है। कॉर्नर कॉलम मतलब कि किसी भी बिल्डिंग के कॉर्नर पे यूज की जाती है। एंड दीज आर ऑल्सो लुक लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम। और फ्रेंड्स अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो समझ सकते हो कि ये जो कॉलम की शेप होती है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम की तरह ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे 4th पॉइंट के बारे में बात करेंगे टी शेप कॉलम के बारे में। टी शेप कॉलम आर मोस्टली यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग। यानी कि जहां पे भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, बहुत ही
ऊंची हाइट वाली आप बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो तो वहां पे टी टाइप कॉलम का यूज हम करते हैं। एंड दिस कॉलम डिजाइन ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कि ये कॉलम डिपेंड करती है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप क्या डिजाइन करने जा रहे हो। क्योंकि दिस टाइप ऑफ कॉलम इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, मतलब कि ये कॉलम ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में भी यूज की जाती है। सपोज करो कि अगर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो जो टी कॉलम होगी वो लेस कंक्रीट पे डिजाइन होगी, और अगर आप ब्रिजेस बनाने जा रहे हो तो वो हाईली ग्रेडेड कंक्रीट पे यूज होगी। और फ्रेंड्स अगर इसकी शेप के बारे में बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो लुक लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम, मतलब कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉलम की तरह भी दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे वाई शेप कॉलम के बारे में। वाई शेप कॉलम आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये वाई शेप कॉलम जो है वो ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होती है, और इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्री टाइप कॉन्सेप्ट, मतलब कि इस तरह की कॉलम जो होती है उसके कॉन्सेप्ट को हम ट्री टाइप कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप इसकी शेप को देखोगे तो वो ट्री टाइप शेप की भी यहाँ पे डिजाइन हुई है। और फ्रेंड्स वाई शेप कॉलम ऑल्सो used for very pleasing appearances to inclined support members, मतलब कि जो वाई शेप कॉलम होती है वो इसलिए भी यूज की जाती है कि वो को एक बेटर लुक प्रोवाइड कर सके, एक प्लीजिंग अपीयरेंसेस प्रोवाइड कर सके। अगर आप इसको कहीं पे किसी कंपनी में डिजाइन कर रहे हो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखकर भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वाई शेप कॉलम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे वाई शेप आर्च कॉलम के बारे में। बेसिकली दिस टाइप ऑफ कॉलम आर कर्व फ्रॉम इट्स एजिस, मतलब कि ये कॉलम वाई शेप की तरह ही होती है, बट ये इसके एजिस से, इसके साइड से कर्व्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिजाइन होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको एक गोलाई में डिजाइन किया गया है इसके एजिस से। और बेसिकली वाई शेप आर्च कॉलम आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स व्हेन देयर आर हैवी लोड्स ऑन द टॉप, मतलब कि इस तरह की कॉलम जो है वो ऑल्सो यूज की जाती है ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स के कंस्ट्रक्शन में, बट वो वहां पे यूज की जाती है जहां पे उनके ऊपर बहुत ही हैवी लोड पड़ता हो। और जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो ब्रिजेस यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं वो बहुत ही हैवी लोड वाले ब्रिजेस यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। और फ्रेंड्स एक स्पेसिफिक यूज और होता है इन कॉलम का कि कंस्ट्रक्शन फॉर मेट्रो ब्रिजेस, मतलब कि इन कॉलम्स का यूज मोस्टली वहां पे किया जाता है जहां पे मेट्रो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, क्योंकि मेट्रो ब्रिजेस जो होते हैं वो बहुत ही हैवी कंक्रीट के साथ में यहाँ पे हाईली ग्रेडेड कंक्रीट के साथ डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे हैमर्ड हेड कॉलम के बारे में। हैमर्ड हेड कॉलम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसकी शेप से ही इसको पहचान सकते हैं कि जो भी इसकी शेप डिजाइन की गई है यहाँ पे वो हथौड़े की शेप में डिजाइन की गई है, यानी कि हैमर की तरह पे। और हैमर्ड हेड कॉलम इज यूज्ड एज अ पायर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, मतलब कि जो हैमर्ड हेड कॉलम होती है वो एक पायर के तरह कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। किसका कंस्ट्रक्शन? ब्रिजेस का एंड फ्लाईओवर्स का। और फ्रेंड्स इसकी जो शेप होती है वो ऑल्सो लुक लाइक अ टी शेप कॉलम। अगर आप इसकी शेप को देखोगे तो वो टी शेप कॉलम की तरह भी यहाँ पे दिख रही है। और दोस्तों 8 पॉइंट है वी शेप कॉलम। आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वी शेप कॉलम किस तरह से डिजाइन की जाती है। और वी शेप कॉलम जो होती है वो बेसिकली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन करती है, मतलब कि वी शेप कॉलम को डिजाइन करने से पहले वो डिपेंड करती है कि आपका कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, क्योंकि वी शेप कॉलम जो होती है ऑल्सो यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड हाई राइज बिल्डिंग, मतलब कि वी शेप कॉलम जो होती है वो हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज की जाती है और हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी डिजाइन की जाती है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई है उसके नीचे यहाँ पे वी शेप कॉलम डिजाइन की गई है। और वी शेप कॉलम जो होती है ऑल्सो यूज एज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि वी शेप कॉलम जो होती है वो किसी भी स्ट्रक्चर के फ्रेम के पार्ट में भी यूज की जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो वी शेप कॉलम डिजाइन की गई है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो इस हाई राइज बिल्डिंग का फ्रेम के रूप में भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इट इज ऑक्यूपाइड मोर कंक्रीट एज कम्पेयर टू अदर कॉलम्स, मतलब कि जो वी शेप कॉलम होती है वो बहुत ही ज्यादा कंक्रीट यूज करती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलम्स। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है वी शेप कॉलम मेक द स्ट्रक्चर मोर अलाइव, मतलब कि आप अगर यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हुए वी शेप कॉलम का यूज करोगे तो वी शेप कॉलम आपकी जो बिल्डिंग होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, मतलब कि आपकी बिल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी रहेगी लंबे दिनों तक। और फ्रेंड्स ये तो थे कुछ 8 टाइप्स की किस तरह की शेप की आपकी कॉलम होती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन लोडिंग, मतलब कि लोडिंग के अकॉर्डिंग आपकी कॉलम किस किस तरह से डिजाइन की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ड ऑन लोडिंग पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है एक्सियली लोडेड कॉलम।
तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, व्हेन द वर्टिकल एक्सियल लोड एक्ट या फिर अप्लाइड, मतलब कि अगर कोई वर्टिकल लोड यहाँ पे अप्लाइड होता है किस पे, ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, मतलब ये किसी भी कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जब ये लोड वर्टिकल लोड अप्लाइड होता है तो उस कॉलम को हम एक्सियली लोडेड कॉलम बोलते हैं। चलिए अभी इस फिगर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलम बनाई हुई है और ये जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, एक कॉलम के सेंटर में लोड लगा हुआ है और ये लोड अप्लाइड हो रहा है इस कॉलम के एक्स वाई डायरेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे लोड अप्लाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी लोड की वजह से हम इस कॉलम को बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, अनएक्सियली इसेंट्रिक लोडिंग। वो क्या होती है? व्हेन द वर्टिकल एक्सियल लोड डज नॉट एक्ट और अप्लाइड, मतलब कि जब वर्टिकल लोड अप्लाइड नहीं होता, कहां पे? ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, किसी भी कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जब वो वर्टिकल लोड अप्लाइड नहीं होता तो उस लोडिंग को हम बोलते हैं अनएक्सियली इसेंट्रिक लोडिंग। चलिए इस फिगर से समझते हैं। पहले क्या था कि जो आपका लोड था वो इस कॉलम के सेंटर पे पड़ रहा था, बट अभी यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है वो इस कॉलम के हाफ के सेंटर पे पड़ रहा है। ठीक है, ये जो कॉलम है ये इधर इस कॉलम का हाफ पॉइंट है और ये जो लोड पड़ रहा है ये इस कॉलम के हाफ में पड़ रहा है। ठीक है, और ये लोड पड़ कहां पे रहा है? एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं, लोड एक्टिंग इसेंट्रिकली ओनली ऑन एक्स एक्सिस। ये लोड बेसिकली एक्स एक्सिस में पड़ रहा है बट नॉट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, मतलब कि पहले लोड यहां पे पड़ रहा था, अभी लोड पड़ रहा है यहां पे। और फ्रेंड्स अगर यहां पे किसी को कंफ्यूजन है कि इसेंट्रिकली वर्ड क्या होता है, इसेंट्रिकल मतलब होता है कि नॉन सेंटर, कि यहां पे जो लोड पड़ रहा है वो इस कॉलम के सेंटर में नहीं पड़ रहा है, इसेंट्रिकली पड़ रहा है, यानी कि सेंटर से अलग। और फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। वो क्या होती है? व्हेन द वर्टिकल एक्सियल लोड डज नॉट अप्लाइड, जब वर्टिकल एक्सियल लोड अप्लाइड नहीं होता, कहां पे? इसेंट्रिकली ऑन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि इसेंट्रिकली ये लोड दोनों तरह से अप्लाइड नहीं होता, ना तो एक्स एक्सिस पे और ना ही वाई एक्सिस पे। उस लोडिंग को हम बोलते हैं बाई एक्सियली इसेंट्रिक लोडिंग। चलिए इस फिगर से समझते हैं। अभी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अभी जो लोड पड़ रहा है वो हाफ कॉलम पे पड़ रहा है, मतलब कॉलम के हाफ पे पड़ रहा है। और कहां पे पड़ रहा है? ना तो ये एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है और ना ही वाई डायरेक्शन में पड़ रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम तो पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि लोड इज नॉट एक्टिंग इसेंट्रिकली आइदर एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि ना तो ये एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है और ना ही वाई एक्सिस पे, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट में यहां पे पड़ रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम और सेकंड पॉइंट में पड़ रहा था इसेंट्रिकली एक्स एक्सिस ऑन द कॉलम, और थर्ड पॉइंट में पड़ रहा है ना तो ये एक्स एक्सिस पे लोड पड़ रहा है और ना ही वाई एक्सिस पे लोड पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी लोडिंग को हम बोलते हैं बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। और फ्रेंड्स अगर अभी भी यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया है कि ये तीनों लोडिंग किस तरह की होती है, तो आप इन तीनों फिगर्स में अभी देख सकते हैं क्लियरली कि जो फर्स्ट लोडिंग थी वो लोड जो पड़ रहा था कॉलम के सेंटर में पड़ रहा था, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लोड पड़ रहा था। बट सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये हाफ कॉलम के एक्स एक्सिस पे पड़ रहा था बट इसेंट्रिकली पड़ रहा था, मतलब कि सेंटर पे नहीं है ये इस कॉलम के। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी अगर थर्ड लोडिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लोड पड़ रहा है वो ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम पे पड़ रहा है, मतलब कि इस कॉलम के सेंटर पे भी ये लोड नहीं पड़ रहा है, और ना ही इसेंट्रिकली एक्स एक्सिस पे लोड पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोड ना तो एक्स एक्सिस पे है और ना ही वाई एक्सिस पे है, इसीलिए हम इसको बाई एक्सियली इसेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्सियल, अनएक्सियल और बाई एक्सियल लोडिंग किस तरह की होती है कॉलम्स के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये तो था सेकंड पॉइंट बेस्ड ऑन लोडिंग। अभी थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट पॉइंट का फर्स्ट पार्ट है टाइड कॉलम, और आप इस फिगर में देखकर भी पता लगा सकते हैं कि टाइड कॉलम किस तरह से डिजाइन की जाती है। और टाइड कॉलम्स जो होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये कॉलम जो होती है इस तरह की वो बेसिकली बिल्डिंग्स में या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है। और दिस टाइप ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्ट और कास्ट बाई रेनफोर्समेंट कंक्रीट, मतलब कि ये इस तरह की जो कॉलम होती है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, डिजाइन की जाती है रेनफोर्समेंट और कंक्रीट से मिलकर।
एंड लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर कन्फाइंड विद इन क्लोजली स्पेड टाई रेनफोर्समेंट। मतलब कि जो भी इसकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, ये जो वर्टिकल बार्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ये बहुत ही क्लोज स्पेस के साथ यहाँ पे बांधी जाती है, टाइट की जाती है एक दूसरे के साथ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्पेसिफिक स्पेस होता है इनके बीच में, जैसे कि यहाँ पे 8 इंची हो गया या फिर 12 इंची हो गया या 10 इंची हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स इस तरह की कॉलम्स जो होती हैं वो अप्रोक्सीमेट 95% ऑफ कॉलम यूज्ड इन बिल्डिंग्स आर टाइड। मतलब कि जो जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें मोस्टली जो कॉलम्स यूज की जाती है 95% अप्रोक्सीमेट वो टाइड कॉलम्स ही यूज की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, स्पाइरल कॉलम के बारे में। और आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि स्पाइरल कॉलम किस तरह की होती है। और स्पाइरल कॉलम जो होती है वो आर सिलेंड्रिकली शेप विद अ कॉन्टिन्यूअस हेलिकल बार रैप्ड अराउंड द कॉलम। मतलब कि जो स्पाइरल कॉलम जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में डिजाइन की जाती है। और फ्रेंड्स स्पाइरल कॉलम की जो बार्स होती हैं वो एक सर्कल के अराउंडेड डिजाइन की जाती हैं। और बेसिकली दिस टाइप ऑफ कॉलम ऑल्सो कंस्ट्रक्ट बाई रेनफोर्समेंट कंक्रीट। मतलब कि इस तरह की कॉलम्स भी रेनफोर्समेंट और कंक्रीट से मिलाकर ही डिजाइन की जाती है। और फ्रेंड्स स्पाइरल कॉलम जो होती है वो ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब कि स्पाइरल कॉलम जो होती है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी यूज की जाती है। और फ्रेंड्स अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है, तो चलिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन की डेफिनेशन है दैट डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब कि जो भी आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है वो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। चलिए इन फिगर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कॉलम डिजाइन की है और एक बीम यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। अगर किसी भी कॉलम के सेंटर से लोड वर्टिकली पोजीशन में लगेगा तो जो उसका लोड होगा ट्रांसवर्स लोड वो उसके परपेंडिकुलर लगेगा, जैसे कि इस साइड में लगेगा, ठीक है। और अगर हम बीम के बारे में बात करेंगे कि अगर बीम का जो एक्सियल लोड होगा वो उसके सेंटर में लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो उसका ट्रांसवर्स लोड होगा वो उसके परपेंडिकुलर लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर आप ट्रांसवर्स लोड और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम लगी हुई है और इसका लोड वर्टिकली यहाँ पे पड़ रहा है, तो इसका जो ट्रांसवर्स लोड होगा वो विंड लोड भी हम उसको बोल सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे देख सकते हो फिगर को कि यहाँ से जो हवा आएगी वो सीधे इस कॉलम से लगेगी, यानी कि परपेंडिकुलर इस तरह से चलेगी, या तो इधर से चलेगी या फिर इधर से चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे कॉम्पोजिट कॉलम के बारे में। और आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कॉम्पोजिट कॉलम किस तरह की होती है। फर्स्ट डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है टाइड कॉलम का, टाइड कॉलम इस तरह से डिजाइन की जाती है, स्पाइरल कॉलम इस तरह से डिजाइन की जाती है और कॉम्पोजिट कॉलम जो होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है। बेसिकली आई सेक्शन टाइप में इसको हम डिजाइन करते हैं। और इसकी डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन लाइक आई सेक्शन। मतलब कि जो भी आपकी कंपोजिट कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील की फॉर्म में होती है और आई सेक्शन की शेप में डिजाइन की जाती है। और फ्रेंड्स बेसिकली कंपोजिट कॉलम भी रेनफोर्समेंट कंक्रीट से मिलाकर ही डिजाइन की जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स कंपोजिट कॉलम बेसिकली इसलिए भी यूज की जाती है क्योंकि इट हैज अ ग्रेट फायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। मतलब कि इसमें आग वाग लगने का भी कोई खतरा नहीं होता है और कोरोजन को भी ये रोकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये तो था थर्ड पॉइंट कि किस तरह से कॉलम रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। मतलब कि सिलेंडरनेस रेशियो में जो दो कॉलम्स होती है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, वो किस तरह से डिजाइन की जाती है और वो क्या होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो में दो तरह की कॉलम्स होती हैं, एक तो शॉर्ट कॉलम होती है, एक लॉन्ग कॉलम होती है। सबसे पहले शॉर्ट कॉलम के बारे में बात करते हैं कि द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन और इक्वल टू 12 इज नोन एज शॉर्ट कॉलम। मतलब कि जो भी आपकी शॉर्ट कॉलम होती है उसकी जो इफेक्टिव लेंथ का रेशियो होता है वो उसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन के या तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए, कितने के, 12 के। तो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये शॉर्ट कॉलम होती है। और शॉर्ट कॉलम का एक मेन फैक्टर होता है कि जनरली इट इज फेल्ड बाय क्रशिंग और प्योर कंप्रेशन फेलियर। मतलब कि शॉर्ट कॉलम जो होती है वो हमेशा क्रशिंग की वजह से ही फेल्ड होती है। क्रशिंग कब होगी, जब उस कॉलम पे कंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे लॉन्ग कॉलम के बारे में बात करेंगे, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज नॉट लेस देन
12 इज नॉन एज लॉन्ग कॉलम। मतलब कि जो भी आपकी इफेक्टिव लेंथ का रेशियो होता है टू इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो कम नहीं होना चाहिए 12 से, यानी कि ज्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। आप अगर इस फिगर में देख सकते हैं कि लॉन्ग कॉलम इस तरह की होती है, और जो लॉन्ग कॉलम का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है इट इज फेल्ड बाय बकलिंग या फिर बेंडिंग। मतलब कि जो लॉन्ग कॉलम होती है वो हमेशा बेंडिंग में या बकलिंग में फेल होती है, क्योंकि जब उसके ऊपर लोड पड़ता है वो डायरेक्ट क्रश नहीं होती है, उसमें सिर्फ बेंडिंग आती है या फिर बकलिंग आती है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्रशिंग क्या होती है, बकलिंग क्या होती है, तो चलिए अभी क्रशिंग और बकलिंग के बारे में अच्छे से समझते हैं, ब्रीफली समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप यहाँ पे सिंपल और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि क्रशिंग क्या होती है और बकलिंग क्या होती है। देखिए सबसे पहले क्रशिंग समझिए। ये एक कॉलम जो है ये बहुत ही शॉर्ट कॉलम है। ये कॉलम यहाँ पे फेल हो चुकी है, क्यों? क्योंकि ये क्रश हो चुकी है। क्रश किस वजह से हुई है? क्योंकि इस पर लोड पड़ रहा था बहुत ही ज्यादा, इसीलिए ये कॉलम क्रश हो गई है। बट अगर हम अदर साइड बात करें लॉन्ग कॉलम के बारे में, तो जब लॉन्ग कॉलम के ऊपर लोड पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉलम डायरेक्ट क्रश होने की बजाय वो बकल हो जाती है, बीच में से मुड़ जाती है, यानी कि बैंड हो जाती है। आप देख सकते हो कि जब किसी कॉलम के ऊपर नीचे से भी और ऊपर से भी प्रेशर पड़ेगा तो बेसिकली बैंड हो जाएगी डायरेक्ट क्रश होने की बजाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मेन फैक्टर होता है। आप याद रखिए कि जो शॉर्ट कॉलम होती है वो हमेशा क्रश होगी और जो लॉन्ग कॉलम होती है वो हमेशा बकल होगी या फिर बैंड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये तो था टाइप्स ऑफ कॉलम का फोर्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो में दो टाइप्स की कॉलम किस तरह से डिजाइन की जाती हैं। और दोस्तों अभी बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट के बारे में कि बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किस तरह की कॉलम्स डिजाइन की जाती है। जैसे कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट की कॉलम्स बनाई जाती हैं, ब्रिक कॉलम्स बनाई जाती हैं, टिम्बर, ब्लॉक, स्टोन एंड स्टील टाइप की कॉलम भी बनाई जाती हैं। चलिए मैं अभी आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं कि किस तरह से इस तरह की कॉलम्स डिजाइन की जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो रहा है, आप यहाँ पे इन फिगर्स में क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रिक टाइप की, टिम्बर टाइप की, ब्लॉक टाइप की कॉलम किस तरह से यहाँ पे डिजाइन की गई है। देखिए वन बाई वन यहाँ पे देखिए, ये जो कॉलम यहाँ पे डिजाइन की गई है ये ब्रिक कॉलम यहाँ पे डिजाइन की जाती है इस तरह से। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि टिम्बर कॉलम यानी कि लकड़ी की जो कॉलम होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है, और ब्लॉक कॉलम जो होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है। बेसिकली वन बाई वन यहाँ पे ब्लॉक बनाए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह से इनको कॉलम को यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो स्टोन कॉलम जो होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है, और रेनफोर्समेंट कंक्रीट की कॉलम तो आप जानते ही हैं कि इस तरह से डिजाइन की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर स्टील कॉलम के बारे में बात करेंगे तो स्टील कॉलम इस तरह से डिजाइन की जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से स्टील कॉलम डिजाइन की गई है, और आप इस सेकंड फिगर में भी देख सकते हो कि इस तरह से स्टील कॉलम डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे टाइप्स ऑफ कॉलम के कुछ बेसिक पॉइंट्स। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड्स साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।